नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एंजाइम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एंजाइम इन्हिबिशन या एंजाइम इन्हिबिटर। एग्ज़ाम के दृष्टि से यह टॉपिक 20 नंबर में अति महत्वपूर्ण है। इसको डिटेल या राइट एंड एसे टाइप के क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में दिया हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एंजाइम इन्हिबिशन का मीनिंग क्या होता है, एंजाइम इन्हिबिटर का क्या तात्पर्य है, एंजाइम इन्हिबिटर कितने टाइप के होते हैं, ये तमाम सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 मिनट में समरी ग्रुप में देख लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, एंजाइम इन्हिबिशन अगर पूछा जाए तो एंजाइम इन्हिबिशन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें कोई भी पदार्थ जो इन्हिबिटर की तरह काम करता है एंजाइम के एक्टिव साइट से या अदर साइट से जुड़ करके एंजाइम के कार्य को प्रभावित करता है, उसको या तो परमानेंटली या फिर जो कि पार्शियली। ऐसे किसी भी पदार्थ को हम लोग इन्हिबिटर बोलेंगे, ठीक। और एंजाइम इन्हिबिशन अगर पूछा जाए तो एंजाइम इन्हिबिशन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें कोई पदार्थ किसी एंजाइम के एक्टिव साइट या अदर साइट से जुड़ता है और अभिक्रिया की दर को या एंजाइम के कार्य को प्रभावित करता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि एंजाइम इन्हिबिशन या इन्हिबिटर के टाइप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, रिवर्सिबल इन्हिबिटर, इरिवर्सिबल इन्हिबिटर और तीसरा एलोस्टेरिक इन्हिबिटर। अब तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो रिवर्सिबल इन्हिबिटर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई इन्हिबिटर जो एंजाइम के एक्टिव साइट से नॉन कोवैलेंटली जुड़े और अभिक्रिया की गति को प्रभावित करे, कम कर दे या ख़त्म कर दे, लेकिन जब इन्हिबिटर को रिमूव कर दिया जाए तो एंजाइम दोबारा से रिवर्स हो जाए, एंजाइम दोबारा से एक्टिव हो जाए या नॉर्मल हो जाए, तो ऐसे इन्हिबिटर को रिवर्सिबल इन्हिबिटर बोलेंगे और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल इन्हिबिशन। दूसरा आता है हाँ, अब इसके टाइप पर हम लोग बात करें तो रिवर्सिबल इन्हिबिटर के 2 टाइप हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर का मीनिंग ये हो गया कि ऐसे इन्हिबिटर जिनका शेप एंजाइम के एक्टिव साइट के समान हो या एंजाइम के सबस्ट्रेट के समान हो, और जहां एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट को बाइंड करना है वहां पर ये इन्हिबिटर जाके बाइंड कर जाए और अभिक्रिया की गति को प्रभावित करे, तो ऐसे इन्हिबिटर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर का मतलब हो गया कि ऐसे इन्हिबिटर जिनका शेप एंजाइम के एक्टिव साइट या उसके सबस्ट्रेट के समान न हो। इसलिए जो नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर होते हैं वह एंजाइम के एक्टिव साइट से न जुड़ करके एंजाइम के सरफेस पर किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ते हैं और एंजाइम के कन्फर्मेशन को, उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ देते हैं, इम्पेयर कर देते हैं और अभिक्रिया की गति कम हो जाती है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। और तीसरा एलोस्टेरिक इन्हिबिटर या एलोस्टेरिक इन्हिबिशन या एलोस्टेरिक एंजाइम, 3 टर्म है। तो एलोस्टेरिक जो कि इन्हिबिटर का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस या प्रक्रिया कई स्टेप में हो रही हो और उस अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट है वह उस अभिक्रिया के फर्स्ट एंजाइम को इनएक्टिव कर दे, तो इस प्रकार के रेगुलेशन को एलोस्टेरिक रेगुलेशन या एलोस्टेरिक इन्हिबिशन या फीडबैक इन्हिबिशन, और इस एंजाइम को हम लोग एलोस्टेरिक एंजाइम के नाम से जानते हैं, ठीक। अब हम लोग डिटेल एक एक करके आते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग एक परिभाषा है एंजाइम इन्हिबिशन का और ये एंजाइम इन्हिबिटर का। अब देखिए क्या बताया गया, एंजाइम इन्हिबिशन इज द प्रोसेस वेयर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग इन्हिबिटर यहाँ बोल रहे हैं, पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक एंजाइम फंक्शन। मीनिंग एंजाइम इन्हिबिशन वह प्रक्रिया, प्रोसेस है जिसमें कोई मॉलिक्यूल, कोई इन्हिबिटर किसी एंजाइम के गति को, उसके कार्य को पार्शियली या परमानेंटली ख़त्म कर दे, ठीक।
अब इनहिबिटर क्या है? तो एंजाइम इनहिबिटर आर सब्सटेंसेज विच बाइंड विथ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम रिड्यूस या ब्लॉक एंजाइम एक्टिविटी। मतलब एंजाइम इनहिबिटर ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी एंजाइम के एक्टिव साइट से या अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करें और एंजाइम के फंक्शन को क्या करें, ख़त्म कर दें या कम कर दें। तो ऐसे किसी भी पदार्थ को हम लोग एंजाइम इनहिबिटर बोलेंगे। एंजाइम इनहिबिटर्स में भी एंजाइम इनहिबिटर के नेचर की बात करें तो यह नेचर में इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ इनहिबिटर या इनहिबिशन, तो 3 टाइप हैं। रिवर्सिबल, इसके 2 टाइप रिवर्सिबल के हैं, कम्पटेटिव, नॉन कम्पटेटिव, इरिवर्सिबल, और तीसरा है एलोस्टेरिक। अब तीनों में देखिए बहुत बेसिक डिफरेंस है, एग्जाम में वाइवा में कई बार पूछा हुआ है। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर का मीनिंग एक लाइन में आप लोग जानिए, ऐसा इनहिबिटर जो एंजाइम के एक्टिव साइट से अदर साइट से बाइंड करे, एंजाइम की गति को, अभिक्रिया को प्रभावित करे, कम करे, ख़त्म कर दे, लेकिन जब इनहिबिटर को रिमूव कर दिया जाए तो एंजाइम दोबारा से एक्टिव हो जाए। देखिए दिस इनहिबिटर बाइंड नॉन कोवेलेंटली विथ एंजाइम एंड रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इफ आगे देखिए, इफ इनहिबिटर इज रिमूव्ड एंजाइम बिकम एक्टिव नॉर्मली। ठीक, तो रिवर्सिबल इसीलिए कहते हैं कि मतलब ऐसा इनहिबिटर जो किसी एंजाइम से जुड़ करके उसके कार्य करने की क्षमता को ख़त्म कर दे या कम कर दे, लेकिन जब इनहिबिटर को हम लोग हटा दें तो एंजाइम दोबारा से रिवर्स हो जाए, एक्टिव हो जाए। अब इसमें 2 है, कम्पटेटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पटेटिव। किसके टाइप हैं? रिवर्सिबल के। अब देखिए इसमें कम्पटेटिव में क्या हुआ कि मॉलिक्यूल हैज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू सबस्ट्रेट बाइंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम रिड्यूस रिएक्शन रेट। कम्पटेटिव इनहिबिटर इसलिए इसका नाम दिया गया कि इसमें कोई ऐसा इनहिबिटर या मॉलिक्यूल जो इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, उसका इस मॉलिक्यूल या इनहिबिटर का शेप एंजाइम के एक्टिव साइट से या उस एंजाइम के सबस्ट्रेट के शेप से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसके समान होता है। तो अब जहाँ पर सबस्ट्रेट को बाइंड करना चाहिए एंजाइम के एक्टिव साइट से, वहाँ पर ये इनहिबिटर जाके बाइंड कर जाता है, मीनिंग सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं मिलता है और अभिक्रिया की गति क्या आती, घट जाती है। लेकिन जैसे हम इनहिबिटर को रिमूव करेंगे उससे सबस्ट्रेट जुड़ेगा और ये प्रोसेस हमारी नॉर्मली हो जाएगी। अब देखिए सिंपल से इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एंजाइम ई क्या है, कोई एंजाइम है, अब इससे सबस्ट्रेट जब जुड़ेगा एस सबस्ट्रेट तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन गया है। अब अगर इस एंजाइम से कोई ऐसा मतलब इनहिबिटर है या मॉलिक्यूल जो इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, अगर यह इनहिबिटर का शेप सबस्ट्रेट के शेप के समान होता है तो यह इनहिबिटर जहाँ सबस्ट्रेट को जुड़ना वहाँ पर ये इनहिबिटर आके एंजाइम से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और रिएक्शन, नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगी, मतलब अभिक्रिया की दर घट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसका कम्पटेटिव इनहिबिटर का एथेंटिक एग्जाम्पल है एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम का नाम है। इसका वास्तविक जो सबस्ट्रेट है वह सक्सिनिक एसिड है। सक्सिनिक एसिड है, मीनिंग क्या हो गया कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरेट में जो बदल देता है क्रेब साइकिल में। लेकिन ये 2 कंपोनेंट यहाँ पर हैं, मैलोनिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। मतलब मैलोनिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का जो शेप है वह सक्सिनिक एसिड के शेप के समान है। तो जहाँ पर एंजाइम से सक्सिनिक एसिड को जुड़ना चाहिए वहाँ पर क्या होता है कि अगर इन दोनों में से कोई इनहिबिटर जाके जुड़ जाता है तो यहाँ पर फ्यूमरेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है कम्पटेटिव इनहिबिटर का वह सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। इसका रियल सबस्ट्रेट क्या है, इसका रियल सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड है। यह क्रेब साइकिल में सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरेज में क्या करता, बदलता है। लेकिन मैलोनिक एसिड ग्लूटामिक एसिड का शेप सक्सिनिक एसिड के शेप के समान होता है। इस कारण से सक्सिनिक एसिड को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से जहाँ जुड़ना चाहिए वहाँ पर कभी कभी ये दोनों में से कोई जाके जुड़ जाता है, तो सक्सिनिक एसिड को जुड़ने का स्थान नहीं मिलता, जिससे अभिक्रिया की गति प्रभावित होती है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाती है। अब देखिए नॉन कम्पटेटिव इनहिबिटर इसीलिए नाम दिया गया इसका। नॉन कम्पटेटिव इनहिबिटर मतलब ऐसा इनहिबिटर जिसका शेप
सबस्ट्रेट के शेप के समान नहीं होगा या जिसका शेप एंजाइम के एक्टिव साइट के समान नहीं होता है। इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वह एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा उसके सरफेस पर कहीं जाके जुड़ते हैं और उसके स्ट्रक्चर को इम्पेयर करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस प्रकार के इनहिबिटर को हम बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। फिर से एक बार देखिएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब ऐसा इनहिबिटर जो एंजाइम सबस्ट्रेट के बॉन्डिंग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं बल्कि एंजाइम के सरफेस पर जाकर के किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ जाते हैं और उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ देते हैं और एंजाइम इनएक्टिव हो जाती है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल क्या है? हैवी मेटल्स Ag+2, Pb+2, Hg+2, ये कुछ हैवी मेटल्स हैं जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इसका मीनिंग क्या हो गया? नाम से स्पष्ट है, इरिवर्सिबल मतलब वह इनहिबिटर जो एक बार किसी एंजाइम से जुड़ जाए तो उस एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिव कर दे या ख़त्म कर दे, रिवर्स न हो। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो ध्यान दीजिएगा, इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे इनहिबिटर हैं जो किसी एंजाइम से जुड़ जाएं एक बार तो एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिव कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे किसी भी इनहिबिटर को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो आइडोएसीटेट एक क्या है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। आइडोएसीटेट एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। किसके लिए? दो एंजाइम हैं, ठीक है, पैपाइन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इस दोनों एंजाइम के लिए आइडोएसीटेट क्या है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। मतलब कि यह इनहिबिटर जब इन एंजाइम के एक्टिव साइट से या अदर साइट से आके जुड़ जाता है तो इन दोनों एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिव कर देगा, ख़त्म कर देता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर। अब देखिए तीसरा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर या इसी को हम लोग फीडबैक इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि किसी अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट है, किसी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वही उस अभिक्रिया को अगर प्रभावित करे। इसमें देखिए सिंपल से पहले एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए एलोस्टेरिक इनहिबिटर का मतलब हो गया जैसे कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्शन कई स्टेप में हो रही है और उस अभिक्रिया, उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वह उस अभिक्रिया के पहली एंजाइम के एक्टिव साइट से आकर के जुड़ जाए या उसके एक्टिव साइट को डिफार्म कर दे और प्रोसेस वहीं ब्लॉक हो जाए, तो ऐसे किसी भी पदार्थ को हम लोग एलोस्टेरिक इनहिबिटर बोलते हैं। इस प्रोसेस को एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलेंगे और उस एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम बोलेंगे। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कोई ए सबस्ट्रेट है, वह बी में बदला, बी से सी बना, सी से डी, डी से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें एंजाइम क्या? पहले E1, E2, E3 और E4 अलग अलग एंजाइम इन्वॉल्व हो रही हैं। अब इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, जब ये प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में बन जाता है तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा? इस अभिक्रिया की जो पहली एंजाइम E1 है इसके एक्टिव साइट से जुड़ करके उसको बिगाड़ देता है, डिफार्म कर देता है, जिससे क्या होता है कि अब ए से बी का कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब ये प्रोसेस यहीं पे कंट्रोल हो गई। और जैसे ही प्रोडक्ट की कमी होगी, जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा, वैसे इसका कंट्रोल यहाँ से हट जाएगा और ये प्रोसेस फिर दोबारा से क्या होती है? एक्टिव हो जाएगी। तो हम लोग के शरीर में जितनी भी प्रोसेस होती है, जैसे क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, क्या है? सब के सब एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, फीडबैक रेगुलेशन है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में क्या है? ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, तो जैसे ग्लूकोज से सफिशिएंट अमाउंट में पायरुवेट बनेगा, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या होगी? जगह जगह कंट्रोल हो जाती है। और फिर जैसे पायरुवेट की मात्रा घटेगी फिर ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? फिर एक्टिव हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिटर या फीडबैक इनहिबिटर। सिंपल सा मीनिंग है, ऐसा कोई इनहिबिटर या पदार्थ जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बने, रिएक्शन का प्रोडक्ट ही क्या करे? उस अभिक्रिया का प्रोडक्ट ही उस अभिक्रिया की फर्स्ट एंजाइम को इनएक्टिव कर दे और प्रोसेस वहीं पे कंट्रोल हो जाए। तो इस प्रकार के रेगुलेशन को हम लोग एलोस्टेरिक रेगुलेशन या फीडबैक रेगुलेशन बोलेंगे। ऐसे मतलब सब्सटेंस को या पदार्थ को हम लोग एलोस्टेरिक
इन्हिबिटर बोलेंगे। और एंजाइम को, वह एंजाइम जो अपने प्रोडक्ट से ही क्या हो, इनहिबिट हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, तो उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रोसेस में एंजाइम E1 क्या है, एलोस्टेरिक एंजाइम है, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। अब पूरी प्रोसेस क्या है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन के नाम से इसको हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की अगर वीडियो को हम लोग 2 मिनट में अगर समरी के रूप में देखें तो एंजाइम इनहिबिशन या इनहिबिटर, इनहिबिशन प्रोसेस का नाम है, और इनहिबिटर कोई पदार्थ है जो अभिक्रिया को, गति को प्रभावित करता है। डिफरेंशिएट करना हो तो वह प्रोसेस, प्रक्रिया जिसमें कोई इनहिबिटर किसी एंजाइम से जुड़ करके उसको पार्शियली या परमानेंटली इनएक्टिव कर देता है। इनहिबिटर मतलब ऐसा कोई पदार्थ जो किसी एंजाइम के एक्टिव साइट से अदर साइट से जुड़े और उस एंजाइम को परमानेंटली या पार्शियली इनएक्टिव कर दे। फिर इसमें हम लोग पढ़े, टाइप की बात करें तो टाइप में 3 हैं। देखिए बहुत सारी किताबों में कम्पटेटिव, नॉन कम्पटेटिव और इसके बाद एलोस्टेरिक करके दिया है, लेकिन इसका सिस्टमेटिक यही है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और एलोस्टेरिक। तो रिवर्सिबल के फिर 2 टाइप हैं। रिवर्सिबल मतलब ऐसा कोई इनहिबिटर जो किसी एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़े, उसको पार्शियली उसके रिएक्शन रेट को कम करे, लेकिन जब इनहिबिटर को हटा दिया जाए तो एंजाइम दोबारा से रिवर्स हो जाए, एक्टिव हो जाए। फिर इसमें 2 है, कम्पटेटिव, नॉन कम्पटेटिव। कम्पटेटिव मतलब हम लोग पढ़े ही कि इसमें जो एंजाइम है उसका एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट का जो शेप होता है वह इनहिबिटर के शेप के समान होता है, जिससे एंजाइम से जहाँ सबस्ट्रेट जुड़ना चाहिए वहाँ पे इनहिबिटर आके जुड़ जाता है। ठीक। नॉन कम्पटेटिव में हम लोग पढ़े कि नॉन कम्पटेटिव में सबस्ट्रेट का शेप जो होता है वह जो इनहिबिटर का शेप होता है वह सबस्ट्रेट के शेप के समान नहीं होता, इसलिए नॉन कम्पटेटिव इनहिबिटर एंजाइम के सरफेस पर कहीं जुड़ते हैं और उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ देते हैं, एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब हो गया ऐसा कोई इनहिबिटर जो एंजाइम से जब जुड़े तो उसको परमानेंटली इनएक्टिव कर दे हमेशा के लिए। एलोस्टेरिक इनहिबिटर का मतलब हुआ वह मतलब इनहिबिटर जो किसी अभिक्रिया का प्रोडक्ट हो और वो प्रोडक्ट ही उस अभिक्रिया की फर्स्ट एंजाइम को इनएक्टिव कर दे, तो इसको हम लोग एलोस्टेरिक इनहिबिटर और प्रोसेस को एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलेंगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और वीडियो देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग कंसंट्रेट होकर के वीडियो को 1 बार 2 बार सुने, एकदम आपको समझ में आएगा। हाँ, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं या चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और अगर कोई सुझाव है तो सुझाव भी आप लोग अवश्य दीजिए। धन्यवाद।